उसमें रहने वाले रिसोर्सेज के आधार पर बहुत सारे फैक्टर हैं, कोई एक नहीं है, मैं लाइन से ढेर सारे लिखा दूंगा। रिसोर्स हैबिटेट पॉपुलेशन डेंसिटी या किसी एरिया में कितने लोग हैं, जनसंख्या जो होती है किस चीज पर निर्भर करती है, तो यहाँ लिखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन, पहली चीज तो निर्भर करती है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस का मतलब समझ रहे हैं, वातावरण का तनाव कितना है। अगर एनवायरमेंटल स्ट्रेस ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। एनवायरमेंटल स्ट्रेस में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब अगर जंगल में शेर ज्यादा है तो डियर की पॉपुलेशन घटेगी वहाँ, क्योंकि शेर क्या हो गया, वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो गया ना, वो प्रीडेटर का काम करेगा वहाँ पर। ठीक है, दूसरा है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स, अगर आप खेत में पेस्टिसाइड ज़्यादा डाल दे रहे हैं तो पॉपुलेशन कुछ जीवों की घट सकती है, कुछ जीव मर सकते हैं, उससे मरते भी हैं कीड़े। पेस्टिसाइड का यही काम है। ठीक है, तो प्रीडेशन हो गया, पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन, और फूड की अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी, कितना फूड उपलब्ध है उस जनसंख्या में, उस एरिया में खाना कितना है। अगर खाना ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और फूड क्या है तो कम हो जाएगा। अगर फूड कम है तो डेंसिटी घटेगी। दूसरा है कंपटीशन। कंपटीशन कितना है, आपस में कितना कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी। ठीक है, और कोई पैरामीटर होता है इसके अलावा, बताओ जी। इसके अलावा और कोई पैरामीटर है पॉपुलेशन डेंसिटी घटाने या बढ़ाने का? मतलब रिसोर्स की अवेलेबिलिटी देखी जाती है कि रिसोर्सेज कितने हैं। अगर स्पेस, एक पैरामीटर ये भी है कि स्पेस क्या है। ठीक है, अगर स्पेस घटेगा और फूड घटेगा तभी कंपटीशन होता है। एक चीज और समझ लीजिएगा कि पॉपुलेशन में जितने लोग होते हैं वो सब एक ही स्पीशीज के होते हैं ना। The population contain the individual of same species. उनमें आपस में क्या होता है, सेम फूड के लिए और सेम इसके लिए, स्पेस के लिए कंपटीशन होता है। यहाँ एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, लिखिएगा कि ऑल इंडिविजुअल्स, जितने इंडिविजुअल्स होते हैं ऑफ ए पॉपुलेशन शेयर कॉमन रिसोर्सेस अपने आप। अगर स्टेटमेंट आता है तो स्टेटमेंट राइट है, इसे कहीं साइड में लिख दीजिएगा। किसी पॉपुलेशन में जितना इंडिविजुअल होते हैं, क्योंकि वो सब सेम स्पीशीज के होते हैं, तो वो उनके जो रिसोर्सेज हैं वो सब सेम है। फॉर एग्जाम्पल, जो खाना लॉयन का होगा, ठीक है, क्या वो डियर का होगा, नहीं होगा ना। लॉयन का फूड जो होगा वो दूसरे लॉयन का वो भी होगा। तो एक ही स्पीशीज के लोगों का, इंडिविजुअल का फूड भी सेम होता है। ठीक है, एक जैसा फूड लेते हैं और एक जैसे, फिर वो कंपटीशन उनमें होता है। कंपटीशन किस में होता है, कंपटीशन सेम लेवल में होता है, सेम लेवल में। ठीक है, अगर लेवल डिफर है तो कंपटीशन नहीं है, फिर तो वो कंपटीशन से बाहर हो गया। तो इसी तरीके से जब सेम स्पीशीज होती है, क्योंकि उनका फूड भी सेम होता है, तो सेम फूड की जब कमी होने लगती है वातावरण में, तो आपस में क्या करते हैं, वो कंपटीशन करते हैं। वही लाइन लिखा हुआ है, समझ में आएगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन चीजों पर निर्भर करती है। अब देखिए आगे पॉइंट है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम भी हो सकती है किसी एरिया में, लेस देन 10। इट में क्या है, लेस देन 10, ये 10 से कम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, साइबेरियन क्रेन जो भरतपुर में है, भरतपुर में जो साइबेरियन क्रेन्स आती हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 10 से कम में रहती है। ठीक है, इतनी कम भी हो सकती है पॉपुलेशन डेंसिटी, 10 से कम। तो लेस देन 10 एग्जाम्पल क्या है, साइबेरियन क्रेन भरतपुर एग्जाम्पल है इसका। और लाखों में हो सकती है, मोर देन ए मिलियन, 1 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब 10 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। तो
सकती है किसी एरिया में। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? लाखों में। हाँ, स्पायरोगायरा जो एल्गी होती है पॉन्ड में, सॉरी क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या एक यूनिसेलुलर एल्गी है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है पॉन्ड में, तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल लिखिएगा क्लेमाइडोमोनास एंड पॉन्ड। पॉन्ड में जो क्लेमाइडोमोनास है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ चीजें और है, देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी इस पर तो निर्भर करती ही है, साथ में कुछ पैरामीटर्स और भी हैं जिस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक चीज और उसके पहले देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कैसे करते हैं। मेजरमेंट हटा दें इसको। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर की जाती है, कैसे नापते हैं? सबसे सिंपल मेथड और एक कह सकते हैं एब्सोल्यूट तरीका। ठीक है, सबसे सिंपल मेथड दो तरीके से है। एक है बाय काउंटिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। किसी पॉपुलेशन में, किसी जनसंख्या में जितने जीव रह रहे हैं, अगर आप उनकी संख्या को काउंट कर लीजिए तो पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला तरीका है। मोस्ट कॉमन मेथड यही होता है। ठीक है, और सिंपलेस्ट है। देखिएगा ये क्या है, सिंपलेस्ट है एंड मोस्ट कॉमन मेथड। और एक चीज समझिए, एक्यूरेट डाटा इसी से आता है। एक्यूरेसी अगर आपको लेनी है ना, तो जब काउंटिंग करेंगे तो उसमें मिस नहीं होगा, उसमें मिस नहीं होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी का एग्जैक्ट डाटा कौन देता है? यही तरीका देता है, नंबर से काउंट करके। ठीक है, आगे लिखेंगे एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? हाई होती है इसमें, हाईएस्ट एक्यूरेसी है इस मेथड में। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मेथड। आपने पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, एक था एब्सोल्यूट ग्रोथ, एक था रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट का मतलब होता है डायरेक्ट, ठीक है, और रिलेटिव का मतलब होता है इनिशियल से जब कंपेयर कराते हैं। तो ये एब्सोल्यूट मेथड है किसका? पॉपुलेशन डेंसिटी को नापने का। नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंट कर लीजिए। ठीक है, जैसे किसी यूनिट एरिया में 200 लोटस है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? 200 होगी, और डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे उसको। ठीक है, दूसरा जो मेथड है, अब इसमें अदर मेथड, इसके अलावा और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा तो यही मेथड यूज किया जाता है। अदर मेथड में है रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। जो बाकी मेथड है उसमें हम डायरेक्ट तरीका नहीं यूज करेंगे, समझ में आ रहा है? वो इनडायरेक्ट तरीके हैं, ये डायरेक्ट तरीका है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी जो तरीके हैं इसमें लमसम दिया जाता है। लमसम का मतलब समझते हैं? लमसम क्या होता है? नियरली डाटा मिलेगा आपको, एग्जैक्ट डाटा, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है उनको। उनका जो अदर मेथड बता रहे हैं इसमें हम एग्जैक्ट डाटा नहीं निकाल सकते हैं, तो लमसम डाटा लिया जाता है। नियर अबाउट डाटा आपको मिलेगा पॉपुलेशन डेंसिटी का। क्यों? क्योंकि काउंट नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं है काउंट करने का। ठीक है, एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं हो सकती है। तो रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ निकालते हैं? रिलेटिव वाली। तो देखिए ये आपको मिलेगा इन बैक्टीरियल कॉलोनी। जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की संख्या काउंट की जा सकती है? नहीं काउंट की जा सकती है। मास, तो उसमें क्या करते हैं? बैक्टीरिया का वजन भी नहीं काउंट कर सकते हैं आप। तो बैक्टीरिया की कॉलोनी देखते हैं कि उनकी कॉलोनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास ये बैक्टीरिया है, ये इसमें ये कॉलोनी, हमेशा याद रखिए बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है, नहीं दिखता है, उसकी कॉलोनी दिखती है। फंगस भी क्या है? सूक्ष्म जीव है, उसकी कॉलोनी दिखती है। तो इस
कॉलोनी में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होंगे, ये देखिए, ठीक है। इस कॉलोनी में मिलियंस ऑफ, इसमें मिलियंस होगा। कितनी कॉलोनी है? 3। अब आप सोच रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कैसे पता लगाएंगे? तो अगर कॉलोनी की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि काउंटिंग नहीं कर सकते। एक रिलेटिव तरीका है, ठीक है। दूसरा मेथड होता है रिलेटिव में कि अगर मछलियों की पॉपुलेशन पता लगानी हो समुद्र में या नदी में, तो कैसे? उसमें घुस के तो देखेंगे नहीं जा करके कि एक एक मछली को काउंट करें कितनी है उसमें, नहीं ना। तो क्या करेंगे? फिश कॉट इन ए सिंगल कैच। जब जाल फेंकते हैं तो उस जो जाल जितने एरिया तक जाता है वो जाल, ठीक है, जितने एरिया में वो पहुंचता है वो एरिया आप काउंट कर लीजिए कितने एरिया में गया, और उसमें जब जाल में कितनी मछलियां आई, एक सिंगल कैच में कितनी मछली आपके पास आ गई, उनकी काउंटिंग कर लीजिए और कितना एरिया में फेंका गया था उसको डिवाइड कर दीजिए, आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि हो सकता है जहाँ ज़्यादा मछलियाँ हों, फिशेज हों, कहीं दूसरी जगह कम भी हो सकती हैं। तो एक एवरेज ले लिया जाता है। समझ में आ रहा है? रिलेटिव डाटा लेगा। तो आगे लिखेंगे फिश कैच एंड सिंगल कैच। फिश जो होती है एक सिंगल कैच में जितनी आ जाती है वो क्या है? रिलेटिव डाटा मिलेगा। दूसरा तरीका इसका अगला मेथड जो होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। और तरीके क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। पॉपुलेशन डेंसिटी किससे निकालते हैं? इनडायरेक्ट तरीके से। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा लायन और टाइगर की जो पॉपुलेशन काउंट की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? टाइगर सेंसस। टाइगर की जो पॉपुलेशन काउंट की जाती है उसको क्या बोलते हैं? टाइगर सेंसस, ठीक है। या लॉयन की पॉपुलेशन कैसे काउंट की जाए? क्योंकि टाइगर और लॉयन इतने खतरनाक जीव हैं कि उनको जा करके उनके पास नहीं काउंट कर सकते हैं कि भाई कितने टाइगर हैं तुम लोग, आ जाओ मेरे सामने। क्यों? ऐसा नहीं होगा ना, खा जाएंगे। तब पग मार्क्स से उनके फीकल 3 चीज़ों से होता है। बुक ने 2 दिया है, देखिए समझ लीजिए। जितने भी टाइगर हैं, जैसे टाइगर को आप देख के, आदमी तो देख के पहचान सकते हैं ना कि कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, सबका चेहरा अलग अलग। टाइगर सब लगभग एक जैसे दिखते हैं। आपको एक जैसे टाइगर दिखेंगे, आप कैसे काउंट करेंगे कितने हैं? कल को पता लगा घूम करके वही आ गया, जो अभी गया तो घूम करके वही आगे नहीं पहचान पाएंगे ना। टाइगर में कोई नाम तो लिखा नहीं है। टाइगर पहचानने के 3 तरीके। एक तो पग मार्क्स से पहचाना जाता है, उनके पद चिन्ह, क्योंकि हर टाइगर का पद चिन्ह अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन का, सारे वर्ल्ड में इतने ह्यूमन है, सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। उसी तरीके से सभी टाइगर का पग मार्क्स डिफरेंट होता है, जो छाप बनती है। दूसरा, फीकल मैटर की जो डिज़ाइन होती है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं अपने शरीर से, फीकल मैटर, वो भी सबके क्या है? अलग अलग हैं, ठीक है। और तीसरा, उनके ऊपर जो धारियाँ बनी होती हैं, धारियों की जो डिज़ाइन होती है वो हर टाइगर की अलग अलग होती है। जो धारी बनी होती है शरीर पर ना, स्ट्राइप, सबके डिज़ाइन अलग अलग, किसी से मैच नहीं करेगा, जैसे DNA मैच नहीं करता। तो ये 3 तरीके होते हैं इनको पता लगाने के। तो इसको कैसे पता लगाते हैं? फॉरेस्ट में, जंगल में कैमरा लगे होते हैं। इंफ्रारेड कैमरा लगा होता है, रात में देखने वाला कैमरा, ठीक है, इंफ्रारेड। या डे वाला भी लगा होता है, उसमें वीडियो भी आता है और इमेज को भी स्क्रीन ले सकते हैं सर, स्टिल इमेज ले सकते हैं। तो उस कैमरे से, क्योंकि वहाँ जाना तो ऐसे संभव है नहीं खुले में, उस कैमरे से डायरेक्ट देखते रहते हैं कि कितने टाइप के पग चिन्ह मिल रहे हैं हमको। उसकी एक फुटेज ले लेते हैं, उसकी इमेज ले लेते हैं, ठीक है। फिर उस इमेज को अपने स्क्रीन पर देखते हैं कितनी वैरायटी के इसमें पग मार्क्स आ गए। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कितने टाइप के क्या होंगे यहाँ पर टाइगर। तो टाइगर सेंसस कैसे काउंट करते हैं? बाय पग मार्क्स से, फीकल मैटर से काउंट करते हैं, एंड स्ट्राइप ऑन बॉडी, उनकी जो बॉडी पर धारियाँ होती हैं उससे हम काउंट करते हैं, ठीक है। हाँ, ब्लूप्रिंट वही है, फुटप्रिंट, हाँ फुटप्रिंट वही है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तीसरा तरीका देखिए, थर्ड जो मेथड है
सरफेस एरिया कवर, सरफेस एरिया कवर। जैसे किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ है और वहां पर बहुत सारे पार्थेनियम लगा हुआ है। पार्थेनियम क्या होता है? कैरेट ग्रास, ठीक है, छोटा छोटा पौधा होता है, किसी काम लायक नहीं, नुकसान ही करता है, एलर्जी कॉज कराता है, पार्थेनियम। तो अगर किसी फॉरेस्ट में एक जो है ट्री है, बनियान ट्री, उसके आसपास में 200 क्या लगे हैं? पार्थेनियम लगा है। तो अगर नियम से देखा जाएगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? पार्थेनियम की। नंबर ऑफ, अगर नंबर से देखेंगे तो पार्थेनियम 200 है, फॉरेस्ट क्या है और बरगद का पेड़ 1 है। लेकिन क्या यह आपको अटपटा नहीं लगता है? मतलब उसका आपने महत्व खत्म कर दिया। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आप पार्थेनियम की ज़्यादा बोल रहे हैं उस केस में, और बनियान ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी कम बोली जाएगी, ठीक है, पहले मेथड से अगर आप देखेंगे तो उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। इसका मतलब इतना बड़ा पेड़ बैठा है और वो जो छोटे छोटे बहुत ढेर सारे हो गए तो उनकी बड़ी वैल्यू हो गई और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, तो ये कुछ अजीब सा फील होता है कि इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कम आ रही है उसकी। तो उसके लिए दूसरा तरीका यूज़ किया जाता है कि जिसका एरिया ज़्यादा, जो जितने बड़े एरिया में फैला हुआ है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा। बनियान ट्री बहुत दूर में फैला होगा, उसके कंपैरिजन में पार्थेनियम बहुत थोड़े से जगह में 200 पार्थेनियम कितना होगा? बहुत थोड़े से एरिया में 200 पार्थेनियम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बनियान ट्री की क्या है? ज़्यादा। तो वो तरीकों को क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया कवर। किसने सरफेस एरिया ज़्यादा कवर किया हुआ है? बनियान ट्री का। ठीक, यहाँ लिखेंगे बनियान ट्री have more population density because density आगे लिखेंगे than पार्थेनियम। अब पूरा पढ़ लीजिएगा, बुक में लिखा है एग्जाम्पल 200 पार्थेनियम अगर लगा हुआ है तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? बनियान ट्री की ज़्यादा, क्योंकि मोर सरफेस एरिया कवर है, बिकॉज मोर सरफेस एरिया कवर किया है किसने? बाय बनियान ट्री। ठीक है, तो ये 3 मेथड हो गए। एक अदर मेथड में आएगा एक डायरेक्ट तरीका ये हो गया। अगला जो है टॉपिक है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक। मार्कर नहीं चलता है इसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या बताता है कि पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है अगर किसी में, तो इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, तभी पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है। और अगर कोई पॉपुलेशन में ग्रोथ मिनिमाइज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी घट रही है। इसमें शुरुआत में ये समझाया गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन से। पहली लाइन लिखी गई है कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। मैंने आपको समझा दिया है कि पॉपुलेशन का साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता, फिक्स नहीं है, बदल सकता है। उसको बदलने के लिए कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं उसको? तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस दिया है, फूड की अवेलेबिलिटी दी गई है कि कितना फूड उपलब्ध है, कंपटीशन कितना हो रहा है, मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, ठीक है। अगर वेदर एडवर्स, टेम्परेचर हाई है तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगा, कम है तब भी घटेगा। ये मैंने कुछ चीज़ें समझा दिया है, ठीक है। अब एक लाइन बहुत अच्छी लिखी गई है कि चाहे कोई भी रीज़न हो, पॉपुलेशन डेंसिटी घटने का या बढ़ने का कोई भी कारण, इतने कारण आपको समझ में आए क्या क्या रीजन हो सकते हैं। वेदर अच्छा नहीं है,
ठीक है, टेम्परेचर हाई है, लो है, इसके बाद में क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रीडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फूड की उपलब्धता नहीं है, कहीं पर कम है, इसमें से चाहे जो रीज़न हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाते और बढ़ाते हैं। ये तो सब किनारे हो गए, ठीक है। लाइन पढ़िए, लिखा गया है वट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीज़न, चाहे कोई भी रीज़न हो, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू द चेंज इन द 4 बेसिक प्रोसेस। किसी भी कारण की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी घटती या बढ़ती है, लेकिन 4 मेन कारण होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में फ्लक्चुएशन के, ठीक है। वो 4 मेन कौन कौन से हैं? नेटेलिटी है, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा 4 बेसिक पॉपुलेशन डेंसिटी को फ्लक्चुएट कराने के लिए 4 मुख्य कारण हैं, ठीक है। और इस 4 रीजन में कौन कौन सा है? नेटेलिटी है, नेटेलिटी हो गया, दूसरा है मॉर्टेलिटी, तीसरा क्या है? इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन हो गया, और चौथा होता है एमिग्रेशन। नेटेलिटी को एन से दिखाते हैं, मॉर्टेलिटी को किससे दिखाते हैं? डी से, डेथ रेट होता है ना ये, ठीक है। तो देखिए नेटेलिटी का मतलब बर्थ रेट, क्या होता है इसका दूसरा नाम? बर्थ रेट। और मॉर्टेलिटी को क्या बोलते हैं? डेथ रेट। इमिग्रेशन का मतलब कहीं से, जैसे ये पॉपुलेशन है भी बाहर जो गया वो अंदर आ जाएगा, तो ये इमिग्रेशन हो गया ना, लेकिन ये तो टेम्पोररी गया है, ये टेम्पोररी गए हैं, ठीक है। होता क्या है इमिग्रेशन में, किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन है, कहीं से कोई इंडिविजुअल आता है तो पॉपुलेशन में संख्या बढ़ती है, लोगों की संख्या बढ़ती है, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। हाँ, एंट्री, इसका मतलब क्या होता है? एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की अगर एंट्री हो रही है कहाँ पर? इन ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है। और एमिग्रेशन का मतलब वहां से बाहर चले जाना, एग्जिट कर जाना, बाहर निकल जाना, एग्जिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से कोई ऑर्गेनिज्म बाहर चला जाए वो इमिग्रेशन होता है, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे घटेगा बढ़ेगा? ये देखिए, नेटेलिटी और इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कैसे करेगा? इंक्रीज करेगा अगर नेटेलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और इमिग्रेशन क्या होगा? ये दोनों चीजें बढ़ाएगा, या तो बर्थ रेट बढ़ जाए या तो बाहर से कोई आ जाए, ठीक है। और ये दोनों चीजें मॉर्टेलिटी और एमिग्रेशन क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा पीडी को, और ये दोनों इंक्रीज करेंगे। समझ में आया? पॉपुलेशन डेंसिटी घटाएंगे और बढ़ाएंगे। अब एक इक्वेशन लिखी गई है यहाँ पर, n+1 = n1 b + i और -d + e, ठीक है। मान लीजिए किसी टाइम t पर n+1 का मतलब समझ रहे हैं? n का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। t टाइम पर, t टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? n+1 है, t टाइम के बाद में, ठीक है। और ये क्या है? एंटी का मतलब इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या लिखा गया है? nt, और nt+1 फाइनल बोलेंगे। ये शुरुआत की पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये शुरुआत वाली है, और ये एक टाइम t के बाद वाला, टाइम t के बाद, ठीक है। फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी इनिशियल, ब्रैकेट में प्लस क्या होगा इसमें? b बर्थ रेट प्लस कौन कौन चीजें बढ़ाती हैं इसको? बर्थ बढ़ाएगा, ठीक है। नेटिलिटी का मतलब
अर्थ हो गया और इमिग्रेशन P प्लस आई, ठीक है, इसमें से और माइनस किसको करेंगे, P प्लस ई, P प्लस डेथ रेट और इमिग्रेशन को घटा लेंगे, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। इनका जो रिजल्ट आएगा मतलब प्लस माइनस करने के बाद में जो बचेगा, चाहे घटेगा चाहे बढ़ेगा, भाई ये दोनों चीजें बढ़ा रहा है। जो चीज पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाती है उसको एक साथ आप अलग जोड़ लीजिए, और जो चीज घटाती है उसको अलग जोड़ लीजिए। इसके बाद बढ़े में से घटे वाले को माइनस कर देंगे तो ओवरऑल निकल करके आ जाएगा कितना पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना, कितनी बढ़ी। तो दो चीजें इंक्रीज करेगा और दो चीजें डिक्रीज करती हैं। इस वाले को जोड़ करके इसको जोड़ करके माइनस कर देंगे और फिर शुरुआत वाले में प्लस कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी घटती है और बढ़ती है तो उसमें एक चीज़ कि इंडिविजुअल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। मान लीजिए इस पॉपुलेशन में बाहर से कोई अदर एनिमल आ जाता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी की जो डेफिनेशन लिखी जाती है वो क्या लिखा जाता है, इट इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एरिया है, डॉग की एक पॉपुलेशन है, वहाँ एलिफेंट या रैबिट आ जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। सेम होना चाहिए, स्पीशीज वही वाली होनी चाहिए, ठीक है, सेम स्पीशीज। यहाँ पर देखिए अब आप लाइन पढ़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, ये नेटिलिटी क्या है, बर्थ, मॉर्टेलिटी क्या है, डेथ, ठीक है। नेटिलिटी इसको आप भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये क्या है, बर्थ है, ठीक है। बर्थ और क्या चीज, डेथ, ये नॉर्मल कंडीशन में क्या करती है, पॉपुलेशन डेंसिटी को चेंज कराती है। अगर मैं कहता हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी घट रही है या बढ़ रही है किसी भी एरिया में, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, तो नॉर्मल कंडीशन में यही दो फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाते हैं और बढ़ाते हैं। ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर जन्म दर ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगा, मृत्यु दर क्या है, ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगा, समझ रहे ना। इससे भी बढ़ता है, इमिग्रेशन से भी तो बढ़ता है, वैसे घटेगा, लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, समझ में आया। मान लीजिए किसी भी एरिया में कोई पॉपुलेशन रह रही है, अगर उसमें से कुछ लोग बाहर चले जाते हैं तो बोलेंगे इमिग्रेशन हो गया, वो प्रवासी हो गए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, जन्म और मृत्यु तो चलती रहती है ना, बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, मृत्यु होगा लोगों का, ये मोस्ट कॉमन, ये ज़्यादातर होता है। ये चीज़ क्या होती है, कम होती है। तो नॉर्मल कंडीशन में यही दो चीज़ें पॉपुलेशन डेंसिटी को डिस्टर्ब करती हैं, समझ में आया। यहाँ लिख लीजिएगा, अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ रेट ये दो चीजें ज्यादा मायने रखती है नॉर्मल, अगर पॉपुलेशन नॉर्मल कंडीशन में है तो। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में होता है, लिखेंगे एंड स्पेशल कंडीशंस। और स्पेशल कंडीशन का मतलब समझ है, मान लीजिए कोई भी एक नया सोसाइटी बना है, जैसे लोग ज़मीन खरीदते हैं, बाहर गए और नई सोसाइटी डेवलप हुई है, तो नई सोसाइटी जब बनी तो वहाँ पर क्या पहले से कोई रह रहा था, नहीं रह रहा था ना। लोग आएंगे, मकान खरीदेंगे, बनवाएंगे, वहाँ रहना चालू करेंगे, तो वहाँ पर बताइए इमिग्रेशन हो रहा है कि एमिग्रेशन हो रहा है, ये वाला कि ये वाला, उस जगह पर क्या हो रहा है, उस जगह पर ये हो रहा है इमिग्रेशन, लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो जब कोई एरिया नया बनता है, जैसे आदिवासी लोग क्या करते हैं, आज यहाँ खेती कर रहे हैं, झूम कल्टीवेशन पढ़े ही हैं, इसके बाद चले गए कहीं और खेती करने लगे, होता ना, झूम कल्टीवेशन में पढ़े ना। तो जब कोई एरिया नया डेवलप होता है, न्यूली क्रिएटेड एरिया है, तो
उस जगह पर बाहर से स्पीशीज आती है, आने के बाद में अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करेगी, पहले तो एडजस्टमेंट करती है, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करना चालू कर देती है, क्योंकि फूड और स्पेस बहुत ज़्यादा उस समय वहाँ पर कोई रह नहीं रहा है, एकदम फ्री एरिया है, कोई नहीं रह रहा है। तो जो कोई पॉपुलेशन बाहर से जो इंडिविजुअल आएंगे वो वहाँ रहेंगे, वहाँ के खाने पीने को यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके बाद अपनी संख्या बढ़ा लेंगे, वो होता है इमिग्रेशन। क्या होता है? इमिग्रेशन। ये विशेष परिस्थितियाँ हैं जो लिखा है स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन का मतलब कोई न्यूली क्रिएटेड एरिया है, वहाँ पर पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही है, इसके द्वारा। एमिग्रेशन का मतलब होता है कोई भी पॉपुलेशन से बाहर चले जाना, वो होता है एमिग्रेशन। ठीक, तो मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ। अगर कोई न्यू हैबिटेट कॉलोनाइज हुई है, हैबिटेट का मतलब समझते हैं कोई स्थान नया बना है, कोई नई कॉलोनी डेवलप हुई है, ये लिखा गया है। इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू द पॉपुलेशन देन बर्थ रेट। क्योंकि अगर कोई एरिया नया बनता है, कोई सोसाइटी नई बनती है, तो वहाँ पर पहले लोग आते हैं, रहते हैं, तब वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती है। तो आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, लेकिन बाद वहाँ पर बर्थ जो होती है, बर्थ तो बाद में होगा ना, पहले तो लोग आएंगे रहेंगे तब बर्थ होती है। वही लाइन लिखी गई है कि जो कोई नया एरिया कंट्रीब्यूट होता है, नया एरिया डेवलप होता है, वहाँ पर पहले लोग आते हैं, रहते हैं, तब प्रजनन करेंगे, तब जाकर के क्या होगा, बर्थ रेट के द्वारा जनसंख्या बढ़ेगी। तो पहले जनसंख्या किसके द्वारा बढ़ी? इमिग्रेशन से। उसमें बर्थ का कोई रोल नहीं था, शुरुआत में नहीं था, बाद में तो बर्थ का रोल रहेगा। यही लाइन बोल रहा है इसमें, ठीक है, समझ में आया? तो ये इतना हो गया। आगे का जो टॉपिक दिया हुआ है वो है ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं। तो पॉपुलेशन में दो तरीके का ग्रोथ मॉडल होता है, ठीक है, इसको अगली बार देखेंगे, थोड़ा समझ लीजिए। दो तरीके का ग्रोथ मॉडल बनता है, एक होता है जे शेप या एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, एक क्या होता है, सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। जे शेप जो कर्व बनता है वो कब बनेगा? जब इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे, अनलिमिटेड होंगे, ठीक है, तब जो पॉपुलेशन का कर्व बनेगा वो बनेगा जे शेप कर्व। और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तब कर्व क्या बनेगा? एस शेप या सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बनेगा। तो कैसे पॉपुलेशन घटती है और कैसे बढ़ती है, तो इसके लिए दो मॉडल समझाए गए हैं, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है उसको समझने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाया जाता है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, ठीक है। तो इसको कोई बुक लाया है क्वेश्चन वाली? अगर लाए हो तो जो मैंने बता दिया, कुछ क्वेश्चन बता दूँ इससे रिलेटेड। लाए हैं कोई? बुक ही नहीं लाते हैं एक्चुअली। हाँ, मोबाइल से तो टाइम लगेगा वो करने में। दो तरीके का, एक मॉडल समझ लीजिए बहुत छोटा है, दूसरे वाले को अगली बार समझते हैं। पहला जो मॉडल है वो क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, इसी को बोलते हैं जे शेप। ये कैसा होता है? जे शेप में बनता है, ठीक है। अगर आप जो है इस एक्सिस पर क्या ले रहे हैं? टाइम ले रहे हैं, और इस एक्सिस पर क्या ले रहे हैं? एन। एन का मतलब पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी, कितनी पॉपुलेशन
बढ़ रही है, वो इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर टाइम, तो क्या कैसा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, ये देखिए जे शेप कर्व आता है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला ये कब बनता है, इस तरीके का कर्व कब दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कब, जब क्या होता है फूड एंड स्पेस क्या होता है अनलिमिटेड। फूड और स्पेस क्या है अनलिमिटेड, भोजन और स्थान क्या होता है अनलिमिटेड, और एनवायरनमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। लिखिए नो एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए इस अर्थ पर देखा जाए तो फूड और स्पेस क्या है लिमिटेड है, और नेचर में एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, ठीक है। पॉपुलेशन किसी भी एरिया की बहुत ज़्यादा अपराध नहीं बढ़ सकती है, समझ में आ रहा है। पॉपुलेशन एक सीमित समय तक ही बढ़ती है, लेकिन फिर ऐसा कर्व कहाँ देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, बढ़ ही रही है, क्या इसकी कोई सीमा होगी, इसकी भी एक लिमिट है। कुछ समय बाद पॉपुलेशन क्रैश होता है, पॉपुलेशन क्रैश होता है, ठीक है, बोलते हैं पाप का घड़ा भर जाता है। तो ये पॉपुलेशन आपको कहाँ, ये रेनी सीजन में, जो इसका एग्जाम्पल क्या है, रेनी सीजन में बारिश के मौसम में इंसेक्ट जो होते हैं या फंजाई कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया, इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, पता है ना। क्योंकि उस समय रेनी सीजन में टेम्परेचर क्या होता है थोड़ा सा हाई, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई और मॉइस्चर भी रहता है। फंगस को ग्रो कराने के लिए, बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, ये चीज़ समझ रहे ना। तापमान चाहे जीवाणु हो चाहे फंगस हो, ठीक है, इनके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अगर ये ज़्यादा ग्रो कराना है तो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में मॉइस्चर भी होना चाहिए और साथ में टेम्परेचर भी होना चाहिए। अकेले मॉइस्चर से काम नहीं चले, क्योंकि विंटर में तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या विंटर में फंगस ग्रो कर जाता है, कहीं नहीं ग्रो करता है ना, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं। टेम्परेचर खाली अकेले टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा, अगर टेम्परेचर केवल होता तो समर में क्या होना चाहिए था, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो समर में नहीं ग्रोथ होती है। तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होना चाहिए, मॉइस्चर भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। तो उस समय देखते होंगे कि जो है ये इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फूड और स्पेस क्या है अनलिमिटेड है। बैक्टीरिया के लिए फूड, जो इंसेक्ट होते हैं इनके लिए फूड क्या है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनका फूड हो गया। तो बारिश के मौसम में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये कब तक होता है, ये एक निश्चित समय तक है। इसके बाद जैसे ही मौसम ठीक होगा, पॉपुलेशन क्रैश होगा, सारे इंसेक्ट गायब हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन कैसा हो गया, एडवर्स हो गया, विपरीत हो गया, ठीक है। तो रेनी सीजन जैसे ही खत्म होगा तुरंत क्या होगा, ये पॉपुलेशन डेंसिटी घट करके डिक्लाइन कर जाएगी। ये थोड़े समय के लिए ऐसा कर्व नेचर में बनता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे क्या है, एग्जाम्पल पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पर, इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में पॉपुलेशन की तो बाकी नेक्स्ट टाइम सर आ गए होंगे ना, सर आ रहे होंगे अगली बार, ठीक। हाँ ठीक है।